हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ट्विंकल तिवारी। ये पॉलिटी पीवाईक्यू का पार्ट 7 होने वाला है। अभी तक हमने 118 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम 119 से स्टार्ट करने वाले हैं, तो देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Pursuant to the report of H.N. Sainial Committee, the Contempt of Court Act 1971 was passed। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं पता है तो अभी आप अपने आप को होल्ड करना, इसको सही या गलत मार्क करने से। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ। तो ये क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो एम्पावर कर रही है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को पनिश करने के लिए जो इंसान क्या कर रहा है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करता है। तो अच्छा, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या होता है ये मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मतलब होता है कोर्ट की निंदा करना या कोर्ट का कोई ऑर्डर हो गया उसको फॉलो ना करना। जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है वो दो तरह का होता है, एक तो होता है सिविल कंटेम्प्ट और एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट क्या कहता है, विलफुल डिसोबीडियंस करना। कोर्ट का कोई ऑर्डर आया है, कोई जजमेंट आई है, उसको जब हम मानते नहीं है अपनी मर्जी से तो वो बोलते हैं कि इसका सिविल कंटेम्प्ट हुआ है। और दूसरा, कोई एफिडेविट है या स्टेटमेंट है जो कोर्ट ने बनाया है, हम उसको भी क्या ना करें, फॉलो ना करें, उसका भी डिसोबीडियंस करें, वो भी सिविल कंटेम्प्ट में आ जाता है। अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट देखते हैं। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या कहता है, जो कोर्ट की अथॉरिटी है उसको स्कैंडलाइज करना, या फिर जो कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जस्टिस प्रोसेस चल रही है, उसके बीच में इंटरफेयर करना, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर आ जाता है। एक तो इंटरफेयर करना और दूसरा स्कैंडलाइज करना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को पावर देता है कि आप पनिश कर सकते हो ऐसे केसेस में, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्या कहा था, जब भी डिफाइंस वर्ड आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये डिफाइन करता है, उस केस में 99% चीज़ें क्या हो जाती हैं, गलत होती है वो स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन नहीं कर रहा है कि सिविल कंटेम्प्ट किसको कहेंगे और क्रिमिनल कंटेम्प्ट किसको कहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिर्फ इतना कहता है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो कंटेम्प्ट को पनिश कर सकता है। थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड इसके अंदर है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी अपना आंसर नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचे ए और बी। ए और बी में 1 और 2 कॉमन है, तो इसका मतलब 1 और 2 तो हमारा आंसर होगा ही होगा। अब हमें फोर्थ देखना है। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। बिल्कुल भाई, पार्लियामेंट का काम ही लॉ बनाना है, तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, कोर्ट के लिए भी बनाएगी। पार्लियामेंट के पास पावर है तो उसने क्या किया, एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट बनाया 1971 के अंदर। और किस कमेटी ने कहा था, इस कमेटी ने उसकी बात की थी। ये स्टेटमेंट भी अपनी ठीक हो जाती है। अपना आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4 बी। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Government law officers and legal firms are recognized as advocates, but corporate lawyer, patent attorneys are excluded from the recognition as advocates। ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाती है। खुद सोचो यार, कॉमन सेंस लगाओ कि एक कैटेगरी को तो हम क्या कह रहे हैं, एडवोकेट कह रहे हैं, लेकिन दूसरी कैटेगरी के लॉयर्स को हम एडवोकेट नहीं कह रहे हैं। तो जो अपना एडवोकेट एक्ट 1961 है वो क्या कहता है, अगर कोई एक ग्रुप है, कोई भी इंसान है जो एंटाइटल है प्रैक्टिस करने के लिए लॉ को, तो उस इंसान को हम एडवोकेट बोल देंगे। इसके अंदर ये नहीं होता है कि एक इंसान को तो हम एडवोकेट बोलेंगे और दूसरे को नहीं बोलेंगे। ये कॉमन सेंस से भी सोल्व हो सकता है। इसके लिए हमें ना एडवोकेट एक्ट 1961 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और हम पढ़ भी नहीं सकते हैं इतना कुछ। बार काउंसिल्स हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू द लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। भाई बिल्कुल ठीक है, बार काउंसिल ही तो रूल बनाएगी इन सबको लेकर। तो देखो, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम कहीं से प्रिपेयर नहीं कर सकते, पढ़ के नहीं जा सकते। ये जस्ट कॉमन सेंस से ही चीज़ें सोल्व हो जाएगी। ये भी कॉमन सेंस से सोल्व हो गया, ये भी, कि भाई जो बार काउंसिल है वो रिलेटेड होती है लॉ से, और वही उनके पास ही तो पावर होगी। और ये क्या कह रहा है, रूल्स बनाने लीगल एजुकेशन से रिलेटेड। और ये नहीं कह रहा कि लॉ बना देंगे, ऐसा नहीं कह रहा है। ये सिर्फ कह रहा है कि रूल बना रहे हैं, छोटी सी नॉर्मल सी बात बोल रहे हैं, जर्नल सी रूल बनाने हैं। इसका आंसर आ जाएगा, करेक्ट पूछा है तो बी, 2 ओनली। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये बोल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। तो मैं थोड़ा आपको एक बार ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बता दूं सुप्रीम कोर्ट की। तो आर्टिकल नंबर 131 क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ओरिजिनल बोले तो
कि ये जो पावर होगी ये सुप्रीम कोर्ट के पास होगी, एक्सक्लूसिव होगी और ओरिजिनल होगी, यानी कि डायरेक्टली लोग कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हमें ऐसे नहीं जानना कि हाई कोर्ट में जाएंगे फिर उसके थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं। देखो नॉर्मल केसेस में यही होता है ना, पहले हम सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाते हैं, वहाँ से अगर जस्टिस सर्व नहीं होता है तो हम हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है नॉर्मल केस में। लेकिन ये क्या है, आर्टिकल 131 के अंदर ओरिजिनल पावर होती है किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जजमेंट देगा। और ये क्या होती है, एक्सक्लूसिव होती है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि ये पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होगी। ओके, तो ये कौन कौन सी चीज़ें होंगी कि कोई डिस्प्यूट है किस किस के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में या दो से ज़्यादा स्टेट के बीच में, ठीक है, या फिर वर्सेस, या फिर क्या हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो प्लस में कोई स्टेट हो और वर्सेस कोई दूसरे स्टेट्स हों इस केस में भी, या फिर क्या हो, बिटवीन स्टेट्स, स्टेट वर्सेस स्टेट हो। इन केसेस में क्या होता है, जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगी वो सुप्रीम कोर्ट के पास होगी। तो अब आंसर देखते हैं हम, ए डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स। यस बिल्कुल, अभी ये देखा है ना, तो ये ऑप्शन अपना ठीक हो जाता है, करेक्ट ही पूछा है इसमें ना, तो ये ऑप्शन अपना ठीक हो जाता है। ए डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और दैट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं हुआ है। जो आर्टिकल 329 है वो क्या कहता है कि हमारे पास एक अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर होगा, यानी कि कोई हमारे पास लॉ होंगे उसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा कि इन चीज़ों को कौन देखेगा। हमने क्या किया, एक रोपा एक्ट बनाया है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, और उसमें क्या कहता है कि जो भी डिस्प्यूट इलेक्शन से रिलेटेड होंगे किस किस के, पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के, उसके पास उसकी पावर किसके पास होगी, हाई कोर्ट के पास होगी। ये रोपा एक्ट बोलता है, तो ये स्टेटमेंट भी अपना गलत हो गया। दूसरा, ए डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत होगा, क्योंकि ये बिटवीन स्टेट होगा, यानी कि जो हमारी फेडरल यूनिट होती है। फेडरल सिस्टम क्या होता है कि जो लेवल्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट के, जो लेवल होते हैं उनके बीच में जो पावर होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, जैसे सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट आ गई, इनके बीच में जब पावर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगी तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, फेडरल सिस्टम होते हैं। तो जो फेडरल यूनिट होती है ना, उनसे रिलेटेड जो डिस्प्यूट होंगे वो अंडर आर्टिकल 131 में आएंगे, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की। तो जो यूनियन टेरिटरी है भाई वो सेंटर का ही तो हिस्सा होती है, वो इसके अंदर नहीं आती। इसके अंदर सिर्फ सेंटर और स्टेट होगा या स्टेट वर्सेस स्टेट होगा, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। नेक्स्ट, ए डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट, बिल्कुल अभी देखा था ना ये बिटवीन स्टेट्स, तो ये ऑप्शन भी ठीक हो गया। तो इसका आंसर आ गया अपना 1 और 4 सी। आगे चलते हैं। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल अंडर इट्स, ये बोल रहा है कि जो सेंटर और स्टेट के अंदर जो डिस्प्यूट हो जाते हैं उस मैटर पर कौन डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। तो चीज़ किसके अंदर आती है, तो ऑप्शन देखते हैं, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नो, अपीलेट जुरिस्डिक्शन नहीं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यस, अंडर आर्टिकल 131। अभी पढ़ के आए ना, लास्ट क्वेश्चन ही हमने किया है ये, है ना, तो देखो ये 2012 में पूछा था और ये 2014 में फिर से रिपीट हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। देखो थोड़ा थोड़ा ऑप्शन भी देख लेते हैं। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है, अंडर आर्टिकल 143 से जब प्रेसिडेंट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगता है किसी लॉ से रिलेटेड, कि ये पूछता है कि ये जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड मतलब कि ये जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो वो चीज़ किसके अंदर आएगी, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर आएगी। तब जो कोर्ट होगा वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा। एपीलेट जुरिस्डिक्शन, जब हम अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करते हैं ना, कि जैसे क्या होता है, कोई केस कहाँ पर है, सबऑर्डिनेट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में है, और हमें लगा कि तो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके और भी केसेस आते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है ये खुद ही कह देता है कि ये क्वेश्चन हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, तो उस केस में भी हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दूसरा, हाई कोर्ट को भी लगे ये क्वेश्चन कौन डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, तो इस चीज़ को बोलते हैं एपीलेट जुरिस्डिक्शन, कि हम अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं। ओके, नेक्स्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बता दिया। देखते हैं रिट जुरिस्डिक्शन, ये आता है अंडर आर्टिकल 32। ये देखा था ना हमने कि जब हमारे फंडामेंटल राइट का वोलेशन होता है
तो हम डायरेक्टली किसको अप्रोच कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, फिर कुछ ऑर्डर इशू करेगा और उन ऑर्डर्स को बोलते हैं रिट्स। ठीक है, और देखो अंडर आर्टिकल 32 जरूरी नहीं है कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ही जाएं, हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। आगे चलते हैं। वट इज़ द प्रोविज़न टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑटोनॉमी को सेफगार्ड करने के लिए क्या क्या प्रोविज़न है। व्हाइल अपॉइंटिंग द सुप्रीम कोर्ट जज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बिल्कुल, देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जब भी हम सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करेंगे, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, तो वो अपनी मर्जी से किसी को अपॉइंट नहीं कर सकता। उसके लिए उसको किसकी कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी, चीफ जस्टिस की। और सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं होगा, एक कोलिजियम बनाया जाएगा। एक कोलिजियम बोले तो उसके अंदर कौन कौन होगा, एक चीफ जस्टिस होंगे और 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे। वो क्या करेंगे, एक नाम को सेलेक्ट करेंगे, वो नाम सेलेक्ट करके प्रेसिडेंट को रेफर करेंगे और प्रेसिडेंट फिर उसको क्या करेगा, अपॉइंट कर देगा। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑटोनॉमी है वो सेफगार्ड रहेगी। ये नहीं हो रहा है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी जज बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली। नहीं भाई, ये गलत हो जाता है। अब इसको जब हम सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं तो एक पूरा प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। इसको रिमूव करने की पावर भी किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी रिमूव नहीं कर सकता। उसके लिए क्या होता है, इसको रिमूव करने के लिए प्रॉपर प्रोसेस होता है। मैं आपको इसको समझाती हूँ डिटेल में। मैं इसका ये प्रोसेस बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले जिस भी जज को रिमूव किया जाएगा तो उसके सिर्फ 2 ही ग्राउंड है। कौन कौन से 2 ग्राउंड है, इनकैपेसिटी, कि वो इंसान इनकैपेबल है, कि उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एज ए जज काम कर सके। दूसरा, प्रूवन मिसबिहेवियर। सिर्फ इतना लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसको हटाने के 2 ग्राउंड होंगे, एक तो इनकैपेसिटी और प्रूवन मिसबिहेवियर। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स को डिफाइन नहीं करता है। उसके बाद जिस इंसान को हमें रिमूव करना है उसके अगेंस्ट पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और पार्लियामेंट में जब उसको रिमूव किया जाएगा तो कौन सी मेजोरिटी लगेगी, स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू उसको रिमूव किया जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी बोले तो कौन सी वाली, टोटल मेंबरशिप प्लस में 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये चीज़ें ये कहाँ पर लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी है। लेकिन पार्लियामेंट इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर लेके आई है, उसको बोलते हैं जज इंक्वायरी एक्ट 1968। इसमें चीज़ें कैसे होती है, ये कोई जज है, इसके अगेंस्ट हम मोशन लेके आएंगे। मोशन बोले तो उसके लिए हम पार्लियामेंट में प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। उस मोशन किसी भी हाउस में आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा से भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अगर लोकसभा में स्टार्ट हो रहा है, 100 मेंबर होंगे, वो क्या करेंगे, इस मोशन को साइन करके देंगे कि हाँ हमें भी, हम लोग चाहते हैं कि इनके अगेंस्ट मोशन लाया जाए। अगर यही सेम मोशन कहाँ स्टार्ट होता है, राज्यसभा में लेके आया जाता है पहले, तो राज्यसभा के 50 मेंबर साइन करके देंगे। अब इसके बाद क्या होगा, अगर लोकसभा के अंदर लेके आया जा रहा है तो वहाँ का जो स्पीकर होगा, जो लोकसभा को प्रेसाइड करता है, हेड होता है उसका, तो वो होता है स्पीकर। तो स्पीकर के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा या फिर उसको रिजेक्ट कर देगा। सेम अगर राज्यसभा में स्टार्ट हुआ है तो राज्यसभा का जो हेड होगा, जो प्रेसाइड करेगा राज्यसभा को, वो कौन होता है, चेयरमैन होता है। तो चेयरमैन के पास भी 2 ऑप्शन होंगे, या तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा या उसको रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट कर देगा तो वो मोशन वहीं छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और अगर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, एक कमेटी बैठाई जाएगी, इंक्वायरी कमेटी। ये जो कमेटी होगी वो एग्जामिन करेगी कि जो हम मोशन लेके आ रहे हैं इस इंसान के अगेंस्ट, वो ठीक है या नहीं है। इसके अंदर क्या होगा, या तो ये क्या करेगी, ये जो इंसान है उसको क्या करेगी, गिल्टी फाउंड कर देगी, फाउंड गिल्टी, कि हाँ इसके अगेंस्ट जो भी आरोप लगाए गए हैं वो ठीक है। अगर ये बोल देती है कि नहीं, इसके अगेंस्ट जो मोशन लेके आया जा रहा है वो गलत है, तो उसी वक्त उस मोशन को छोड़ दिया जाएगा। अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, फिर पार्लियामेंट में प्रोसेस चलती है। पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग होगी, दोनों हाउस में होगी, राज्यसभा में भी होगी और लोकसभा में भी होगी। मान लेते हैं अगर राज्यसभा में स्टार्ट हो रही है तो राज्यसभा भी क्या करेगा, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस टोटल मेंबरशिप के साथ इसको पास कर देगा, ठीक है। यहाँ से पास होगा, फिर कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा भी इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगी। जब ये दोनों हाउस इसको पास कर देंगे तो ये मोशन किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब प्रेसिडेंट इसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो अब तक की हिस्ट्री में किसी भी जज को इस तरह से रिमूव नहीं किया गया है। हालांकि 3 के अगेंस्ट ये प्रोसेस स्टार्ट की गई, लेकिन वो इसी स्टेज पर आके रुक गई थी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ये इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट गलत हो गई
तो जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिमूव नहीं कर सकते हैं। The salaries of the judges are charged on the consolidated fund of India to which the legislature does not have to vote। ये स्टेटमेंट अपनी ठीक हो जाती है। जो भी सैलरी होगी जज की वो कहाँ से चार्ज होगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होगी। दो चीज़ होती है, एक तो होता है चार्ज अपॉन और एक होता है वोट अपॉन। चार्ज अपॉन के अंदर क्या होता है कि उस पर वोटिंग नहीं होती है कि इसकी सैलरी इतनी रखी जाए या ना रखी जाए। वो सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं पार्लियामेंट में कि ये सैलरी सही है या नहीं है, लेकिन उसको वोट नहीं किया जा सकता कि हाँ हम इसके फेवर में, हम इसके फेवर में नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, सिर्फ डिस्कस किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट भी अपनी ठीक हो जाती है। ऑल अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड स्टाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर मेड बाय गवर्नमेंट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ये जो पावर होती है ना अपने ऑफिसर और अपने स्टाफ को अपॉइंट करने की, सुप्रीम कोर्ट के पास होती है पावर। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है। किस केस में? जब हम ऑफिसर और स्टाफ को अपॉइंट कर रहे हैं, उस केस के अंदर ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, ना कि गवर्नमेंट के पास। अपना आंसर हो जाएगा 1 और 3 ए। नेक्स्ट देखते हैं, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। ये बोल रहा है कि जजेस की स्ट्रेंथ को, जजेस के नंबर को इंक्रीज करने की पावर किसके पास है इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये पावर पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि कितनी स्ट्रेंथ होगी, और पार्लियामेंट ऐसे ही डिसाइड नहीं करेगी, एक प्रॉपर लॉ लेके आएगी, लॉ को पास करेगी और उसके थ्रू बताएगी कि कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो जब ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस वक्त कितनी स्ट्रेंथ थी? 8 जजेस थे। ठीक है, अब धीरे धीरे हम इसको बढ़ाया गया और आज की डेट में कितनी स्ट्रेंथ है? 34 स्ट्रेंथ है, यानी कि 33 तो जज होंगे और उसके साथ एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। कुछ डेटा मैं बताती हूँ आपको। जो लॉ कमीशन है उसने क्या रिकमेंड किया था कि 1 मिलियन पीपल पर कितने जजेस होने चाहिए? 50 जज होने चाहिए। और एट प्रेजेंट इंडिया में क्या सीन है? 1 मिलियन पॉपुलेशन पर कितने जजेस हैं? एट प्रेजेंट 21 जजेस हैं, यानी कि अभी हम इस रिकमेंडेशन से बहुत पीछे हैं। और जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है वो कितना है? 100 जज होने चाहिए, कितने? 1 मिलियन लोगों पर। और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ओके, ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मोशन टू इम्पीच ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा एज पर द जज इंक्वायरी एक्ट 1968। ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अभी अभी मैंने बताया ना ये एक्ट के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इनकैपेसिटी एंड प्रूव मिसबिहेवियर ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। गलत, ये भी गलत हो जाता है। मैंने बताया था ना, अभी अभी जस्ट बताया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन नहीं करता है कि ये चीज़ हम किसको बोलेंगे, कौन सा एक्ट होगा जिसको हम इनकैपेसिटी बोलेंगे और प्रूफ मिसबिहेवियर बोलेंगे। ये सिर्फ ग्राउंड बताता है कि ये 2 ग्राउंड होते हैं, उसको डिफाइन नहीं करता है। तो ये चीज़ हो गई गलत। वैसे भी मैंने कितनी बार बताया हुआ है कि अगर ये स्टेटमेंट में आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को डिफाइन कर रहा है तो उसको हम गलत करेंगे। ये पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है जिसमें मैं ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ आपको। The detail of process of impeachment of the judge of Supreme Court of India are given in the Judge Inquiry Act 1968। यस, बिल्कुल ये ठीक है, अभी बताया था मैंने इसके बारे में। जो डिटेल प्रोसेस है वो किस में लिखी हुई है? इस एक्ट के अंदर लिखी हुई है। नेक्स्ट, इफ द मोशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग, द लॉ रिक्वायर दैट द मोशन टू बी बैक बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड सपोर्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ total membership of that house and by not less than 2/3 of total member of that house present and voting। बिल्कुल यस, ये क्या होती है? स्पेशल मेजोरिटी होती है और हर एक हाउस को, ईच हाउस को सेपरेटली उसको पास करना होता है टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग के साथ। इसमें करेक्ट पूछा है तो अपना आंसर हो जाएगा 3 और 4 सी। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन और लिमिटेशन or provision contained in the ordinary law cannot act as prohibition or limitation on the constitutional power under article 142। it could means when which one of the following। देखो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है अगर कोई ऑर्डिनरी लॉ है और उसके अंदर अगर हम कोई प्रोहिबिशन लगा रहे हैं, लिमिटेशन लगा रहे हैं, तो ये जो प्रोहिबिशन है और लिमिटेशन है वो एक्ट नहीं करेगी अंडर आर्टिकल 142। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। द डिसीजन टेकन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाइल डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटी कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। देखो जो इलेक्शन कमीशन है ना,
वो आर्टिकल 324 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें आर्टिकल दे दिया है। आप देख रहे हो यूपीएससी किस तरह से स्टेटमेंट फ्रेम कर रहा है। देखो हमें इतनी नॉलेज नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन वो हमें क्या कर रहा है, हिंट भी दे रहा है। जैसे यहाँ पर अंडर आर्टिकल 142 दे दिया, ये एक हिंट की तरह काम करेगा। तो आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ नॉट कॉन्स्ट्रेंड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। यस, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा बी। अंडर आर्टिकल 142 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कर सकता है, अगर उसको कंप्लीट जस्टिस सर्व करनी है तो वो पार्लियामेंट के जो लॉ बना दिया उसमें लिमिटेड नहीं रहेगा। अगर पार्लियामेंट कोई लॉ भी बना देता है ना कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर के अंदर नहीं देख सकता है कोई चीज़ें, फिर भी अंडर आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इन द इवेंट ऑफ ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस इन द कंट्री, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर ए फाइनेंशियल इमरजेंसी विदाउट द काउंसिल फ्रॉम कैबिनेट। तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहा है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 होता है। ठीक है, 360 में लिखा हुआ है फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात, और हमसे कौन सा पूछा, आर्टिकल 142। ये आंसर भी नहीं होगा। नेक्स्ट, स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक ऑन सर्टेन मैटर्स विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर। ये कौन से चैप्टर से आता है, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। ओके, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा, अपना आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1. Any retired judge of Supreme Court of India can be called back to sit and act as Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India. Yes, बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अगर कोई रिटायर्ड जज है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, वापस से बुला सकते हैं। जब क्या हो, वर्कलोड ज़्यादा हो या स्टाफ कम पड़ रहा हो, तो हम उनको टेम्परेरी पीरियड के लिए सुप्रीम कोर्ट में बुला सकते हैं एज ए सुप्रीम कोर्ट का जज एक्ट करने के लिए। ठीक है, और इसको कौन बुलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बुलाएंगे। उससे पहले सीजीआई को प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स जजमेंट एज सुप्रीम कोर्ट डज। ये स्टेटमेंट अपना गलत हो जाता है। जो हाई कोर्ट है उसके पास पावर नहीं होती कि वो अपनी जजमेंट को रिव्यू करे। जो ये पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, कि वो अपनी जो जजमेंट दी है पहले उसको रिव्यू कर सकता है, उसके अंदर चेंजेस भी कर सकता है। जैसे हम देखते हैं ना, जब लैंड रिफॉर्म हुए थे तो बहुत सारे केसेस आए थे। तो जैसे एक आया था अपना सज्जन सिंह केस आया था, उसके बाद गोलकनाथ केस आया था। सज्जन सिंह में बोला था कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को, लेकिन गोलकनाथ केस ने क्या कहा कि ये जो जजमेंट थी ये गलत थी, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। उसके बाद केशवानंद भारती केस आया था, उसमें फिर से इस जजमेंट को क्या बोल दिया गया था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, बट सब्जेक्टेड टू बेसिक स्ट्रक्चर, कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर खराब नहीं होना चाहिए, बाकी वो कुछ भी चेंज कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 ओनली। करेक्ट पूछा है ना, तो करेक्ट इसमें ऑप्शन ए है। आगे चलते हैं। वो और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताओ भाई कौन है कस्टोडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, किसको बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जब भी पार्लियामेंट क्या करती है, कोई चेंजेस लाती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो आता है और देखता है कि जो ये चेंजेस किए हुए हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है तो उसको वो नल एंड वॉइड कर देगा। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट क्या एक्ट करता है, कस्टोडियन की तरह काम कर रहा है। आगे चलते हैं। इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज द पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। यस, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, इसके अंदर जो जुडिशरी है वो क्या करती है, किसी भी लॉ को क्या करती है, चेक करती है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, या फिर कोई एग्जीक्यूटिव ने ऑर्डर पास किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चल रहा है या नहीं। अगर वो उसके अगेंस्ट होगा तो उस लॉ को क्या कर दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड कर दिया जाएगा। तो जुडिशियल रिव्यू यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। द पावर ऑफ जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ लॉज एनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। नहीं भाई, जुडिशरी का काम सिर्फ ये देखना होता है कि क्या कोई लॉ बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चल रहा है या नहीं, बस इतना काम होता है। वो क्वेश्चन नहीं कर सकते कि क्यों बनाया है, कैसे बनाया है, उसके विजडम को क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, द पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट बिफोर दे असेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट। ये कह रहा है कि जब कोई भी हम बिल लेके आते हैं, बिल जब लोकसभा
और राज्यसभा पास कर देती है और उसके बाद जब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है एक्ट बनने के लिए तो इस स्टेज से पहले उस बिल को क्या किया जाएगा, जुडिशरी चेक करेगी कि ये ठीक है या नहीं। नहीं भाई, जुडिशरी इतना खाली थोड़ी ना बैठा है कि वो ये सारी चीज़ें चेक करेगा। ये काम किसका होता है, लॉ बनाना। लॉ बनाने का काम तो लेजिस्लेचर का होता है, ठीक है। जुडिशरी का काम सिर्फ चेक करना होता है। वो अगर इस तरह से चेक करने लग गई तो कोई एक्ट बन ही नहीं पाएगा। ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। द पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट गिवन अर्लियर इन सिमिलर और डिफरेंट केसेस। नहीं, खुद की जजमेंट को रिव्यू करना इज नॉट जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आता है। जुडिशियल रिव्यू किसको बोलते हैं कि कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अपना आंसर आएगा ए। आगे चलते हैं। With reference to the National Legal Service Authority, consider the following statement. Its objective to provide free and competent legal service to the weaker section of the society on the basis of equal opportunity. आर्टिकल नंबर 39A। ये हमारा DPSP है और DPSP में यही तो लिखा है कि जो स्टेट होगी वो क्या करेगी, इन DPSP को ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाएगी, जो भी बना रही है। तो इस आर्टिकल को ध्यान में रखकर हमने क्या किया है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी लेके आए हैं। इसका मतलब ही ये होता है कि हमें फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवानी है इसको वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। ये ऑप्शन अपना ठीक हो जाता है। इट इशूज गाइडलाइन फॉर द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम एंड स्कीम थ्रू आउट द कंट्री। यस, ये भी ठीक हो जाता है। जो देखो नालसा कहाँ पर काम करती है, सेंट्रल लेवल पर काम करती है। उसके नीचे आता है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। तो ये जो नालसा है ये इसको गाइड करेगी कि आपको ये जो लॉ है, ये लीगल प्रोग्राम है, स्कीम है, थ्रू आउट द कंट्री इम्प्लीमेंट करनी है। तो ये स्टेटमेंट भी अपनी ठीक हो जाती है। तो अपना आंसर आएगा, और करेक्ट ही पूछा है तो अपना आंसर आएगा सी, बोथ 1 and 2। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि करेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट पूछा है। ओके।